हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ घटना चक्र। घटना चक्र में हम ऑलरेडी 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा 5th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मंडला, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। अगर कार्यात्मक साक्षरता की बात की जाए तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग कार्यात्मक साक्षरता वह है, मान लीजिए आप पढ़े लिखे हो, आपके आसपास आपका समाज है या समुदाय के लोग हैं, उनको हिसाब किताब नहीं आता है कि 20 और 20 कितने होते हैं, 20 रुपये और 20 रुपये कितने होते हैं। तो आप उनको इस तरह से पढ़ाओ और अपने समाज को, समुदाय को पढ़ा दो जो पढ़ लिख सकें और गणना वगैरह भी कर सकें, जिनके कार्य करने में उस लिटरेसी की आवश्यकता होती है तो वो प्रभावी हो। तो ये क्या है? कार्यात्मक साक्षरता है। एमपी का आदिवासी बहुल जिला है एक मंडला। तो ये क्या है? फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला। तो ये पॉइंट याद रखना है। आपसे जिले का नाम पूछेगा और कहाँ पर है। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। बाकी और कोई पॉइंट पूछेंगे नहीं, कितनी महिला साक्षरता है, कितनी पुरुष साक्षरता है, या 2011 में क्या थी, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको जिले का नाम याद रखना है, मंडला कहाँ पर है, एमपी में, इतना काफ़ी है। तो भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं? सर्व शिक्षा अभियान, जो कि वर्ष 2001-2 में चलाया गया था। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन 2009 में चलाया गया था। समग्र शिक्षा योजना 2025-26 तक के लिए लागू है। समग्र शिक्षा योजना, इसमें क्या है? ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें बाकी सब योजनाओं को भी मिला दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये कब तक है? 2022-27 की अवधि के लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये एजुकेशन लिटरेसी से रिलेटेड कुछ अभियान है, इनको याद रखना है और इनके डेट को भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्माइल 75। स्माइल 75 किससे रिलेटेड है? पहले स्माइल की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये स्माइल की फुल फॉर्म है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो किसके लिए चलाई जा रही है? जो ट्रांसजेंडर लोग हैं और भिक्षावर्ती, जो भीख वगैरह मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, तो ये उनके लिए है। तो स्माइल की अगर हिंदी में फुल फॉर्म देखें तो आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता। तो इसका नाम स्माइल 75 ही क्यों पड़ा? 75 इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 75 जिला नगर निगमों में इस पहल को चलाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम स्माइल 75 है। स्माइल की हमने फुल फॉर्म बताई थी, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ट्रांसजेंडर लोगों को घर मुहैया, जो भिक्षावर्ती वाले लोग हैं उनको भी घर मुहैया कराना, ट्रांसजेंडर और भिक्षा वाले लोगों को। तो ये स्माइल 75 पहला है। इसमें गवर्नमेंट का कितना बजट जाएगा? ये 2025-26 तक के लिए है और 100 करोड़ रुपए का इसमें कुल बजट आवंटित किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। और इसमें एक पॉइंट और है याद रखने लायक, जनगणना के अनुसार भिक्षावर्ती में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और इसमें सेकंड रैंक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है भिक्षावर्ती से रिलेटेड ही कि मार्च 2023 में नागपुर, महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई है। ये भी पूछ लिया जाएगा, भिखारी मुक्त शहर पहल कहाँ स्टार्ट की गई है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है गति शक्ति विश्वविद्यालय। देखिए, ट्रांसपोर्ट रोडवेज में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और रोडवेज में अगर डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बिल पास किया गया है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022। ये बिल पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद 3 अगस्त 2022 को, देन इसके बाद इसको ये राज्यसभा में 8 अगस्त 2022 को पास हुआ। देन इसके बाद राष्ट्रपति जी के साइन हो गए 16 अगस्त 2022 को, और ये फिर एक अधिनियम बन के तैयार हो गया। तो इस अधिनियम के तहत क्या है?
भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। यहाँ पर पहली यूनिवर्सिटी बनेगी, उसका नाम क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि किससे रिलेटेड होगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। क्लियर। तो पहले इस अधिनियम का नाम क्या था, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। अब इसमें क्या संशोधन हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है। और पहले सॉरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन होकर यह नया बिल हो गया है, अमेंडमेंट। तो इसके तहत क्या था, पहले NRTI इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2018 में, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ये क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब ये क्या है, फुल्ली यूनिवर्सिटी बन गई है NRTI। तो इसका नाम दिसंबर 2022 में इसका नाम पुनर्निर्माण हो गया है और नाम क्या हो गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसमें भारत के साथ साथ बाहर ये विदेश में भी अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 है उसमें संशोधन हुआ है। अब क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 बन गया है। और इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ौदा गुजरात में था, वो अब क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, जो कि 2018 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। अब वो क्या है, उसका पुनर्नामकरण कर दिया गया है और वो अब क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। क्लियर, ये था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए कब, 6 अगस्त 2022 को। और उसमें जो NDA के प्रत्याशी थे जगदीप धनखड़, वो विजयी हुए हैं। उन्होंने किसको हराया है, मार्गरेट अल्वा, जो कि क्या है, UPA की कैंडिडेट थी। और इस चुनाव में जो डिक्लेरेशन की है इस रिजल्ट की, वो उत्पल कुमार सिंह ने की है, जो कि लोकसभा महासचिव हैं। ये नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कौन कौन करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों वोटिंग करते हैं, लेकिन कहाँ के, लोकसभा प्लस राज्यसभा के। राष्ट्रपति चुनाव से अंतर क्या है उपराष्ट्रपति चुनाव में, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा और जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसके मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों वोटिंग करते हैं। क्लियर, ये डिफरेंस था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में वोटिंग को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है बुरहानपुर, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर कहाँ पर है, ये MP में है। और जो जल जीवन मिशन हर घर जल योजना चलाई गई थी किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल जीवन मिशन जो योजना थी किसके द्वारा चलाई गई थी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, वर्ष 2024 तक हर घर में नल का पानी हो और शुद्ध जल की पूर्ति की जाए। तो MP का जो बुरहानपुर जिला है उसने इस टारगेट को पहले ही पा लिया है। और अगर राज्य की बात की जाए तो गोवा पहला राज्य बन गया है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो जिलों में बुरहानपुर MP में और राज्यों में गोवा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत नवाचार सूचकांक 2021। ये रिपोर्ट कौन देता है, इस रिपोर्ट को देता है नीति आयोग। नीति आयोग ने ये पहली रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित की थी, ये उसका पहला संस्करण था। अब इसका क्या है, ये तीसरा संस्करण है 2021 वाला, तो ये इसका तीसरा संस्करण है। इसमें क्या है, 2 डायमेंशन पर ये लिस्ट निकाली जाती है, इनेबलर्स एंड परफॉर्मेंस के आधार पर। मींस इनेबलर इसमें आपका इनोवेशन इनपुट देखा जाता है और परफॉर्मेंस में आपका आउटपुट देखा जाता है। इनोवेशन इनपुट में क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट।
परफॉर्मेंस में आपका आउटपुट देखा जाता है नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन, आपने कितना नॉलेज को प्रसार किया है। तो ये जो 7 2 डायमेंशन इनेबलर और परफॉर्मेंस के अंडर में आते हैं, ये ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट और नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। ये आपको याद रखने, यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है, 30वां संस्करण है इस बार। इसमें टोटल जो 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी को शामिल किया गया है। और इसमें लिस्ट जो 3 पार्ट में डिवाइड की गए हैं, बड़े राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य और हिली राज्य और एंड यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स, ये 3 श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। तो रैंक देख लेते हैं क्या क्या रैंक रही है। तो गोवा को जो राज्य है, लेकिन इसको किस में रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की सूची में रखा गया है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में रैंक देखें तो बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1, तेलंगाना नंबर 2 एंड हरियाणा नंबर 3 पर रहा है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो मणिपुर नंबर 1, उत्तराखंड नंबर 2 और मेघालय नंबर 3। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में चंडीगढ़ को नंबर 1 रैंक मिली है, दिल्ली को नंबर 2, अंडमान निकोबार को रैंक 3 मिली है। यूपी को इस बार 7वीं रैंक मिली है 2021 में, जबकि पिछले वर्ष यूपी को 9वीं रैंक प्राप्त थी। इस बार थोड़ा सुधार हुआ है, यूपी का अपना इंक्रीज किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए, अब ये क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से किससे जुड़ जाएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएगा। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूपी का जालौन जिला है उसकी एक तहसील है उरई तहसील और एक गांव है उसमें कैथरी गांव, वहां से इसका उद्घाटन किया है। और इसका निर्माण कौन करेगा, UPEIDA इस द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर के आसपास है, 296 किलोमीटर, और ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये प्रारंभ होता है चित्रकूट से और इसकी समाप्ति कहाँ होती है, इटावा से। टोटल कितने जिले शामिल हैं, 7 जिले, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। अगर यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने लायक है, जो 14 लेन वाला हाईवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वो भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 है। NIRF रैंकिंग की बात की जाए तो NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी थी, जो रैंकिंग निकाली थी वो अप्रैल 2016 में पहली बार प्रकाशित की थी। तो जो ये NIRF रैंकिंग है ये इसका 7वां संस्करण है जो 2022 वाली रैंकिंग आई है और ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो NIRF इंडिया रैंकिंग का 7वां संस्करण है। तो 4 श्रेणियों जिनमें ओवरऑल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान, इसके 7 विभिन्न विषयों में डिसिप्लिन जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल, इनमें दिया जाता है। तो टोटल 11 सेक्टर्स में ये दिया जाता है। और कितने पैरामीटर पर बेस्ड है, 5 पैरामीटर पर। वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, सेकंड 1 है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, नंबर 3 है ग्रेजुएशन आउटकम एंड नंबर 4 इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड 5th 1 इज परसेप्शन। अब रैंकिंग कैसे दी जाती है, सपोज कीजिए आपके पास 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट में से कैसे डिविडेशन करेंगे, देखिए 30 यूनिट टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज की दी जाती हैं एंड 30 यूनिट ही रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की। ग्रेजुएशन का क्या रिजल्ट रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, उसके 20 यूनिट दी जाती है। और जो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है, आउटरीच का मतलब जो दूर दराज इलाकों तक
आपकी यूनिवर्सिटी पहुंच पा रही है, बच्चों को दूर दराज के बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, इन सभी की अप्रोच हो, मतलब सभी समाज के लोग इसमें पढ़ रहे हों। और परसेप्शन, लोगों का क्या नज़रिया है आपकी यूनिवर्सिटी को देखने का। तो ये 100 यूनिट में से इस तरह से डिवाइड होता है। अगर आपको NIRF रैंकिंग 2022 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें अच्छे से आपको पूरी रैंकिंग डिटेल में समझाई गई है। तो अगर रैंकिंग की बात की जाए, ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो यहाँ पर IIT मद्रास को मिला है फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक IISc बेंगलुरु को, और नंबर 3 IIT बॉम्बे को मिली है। ये ओवरऑल रैंकिंग के बेस पर है। और बाकी 10 अदर स्टेजेस में देख लेते हैं। ये ओवरऑल रैंकिंग है। IIT मद्रास नंबर 1, IISc बेंगलुरु नंबर 2, IIT बॉम्बे नंबर 3। यहाँ पर अगर बात की जाए विश्वविद्यालय श्रेणी की, यूनिवर्सिटी श्रेणी में IISc बेंगलुरु को नंबर 1 रैंक मिली है, JNU को नंबर 2 और जामिया मिलिया इस्लामिया को नंबर 3 रैंकिंग मिली है। ये यूनिवर्सिटी पर है बेस्ड है। वो जो अभी हमने बताया था पीछे, ये वो ओवरऑल था। एंड यहाँ पर कॉलेजेस की बात की जाए, मिरांडा कॉलेज लगातार 5वीं बार नंबर 1 रैंकिंग पर रहा है। मिरांडा कॉलेज को फर्स्ट रैंक मिली है। अनुसंधान संस्थान में, रिसर्च में देखा जाए तो IISc बेंगलुरु को रैंक 1 मिली है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास को नंबर 1 रैंक और IIT दिल्ली को नंबर 2 रैंक मिली है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद को नंबर 1 और IIM बेंगलुरु को नंबर 2 रैंक मिली है। आर्किटेक्चर के फील्ड में IIT रुड़की नंबर 1 रही है, तो IIT केरल और IIT खड़गपुर नंबर 2 और 3 पर क्रमशः रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए चिकित्सा की, मेडिकल की, तो एम्स जो न्यू दिल्ली में है उसको रैंक 1 मिली है। और फार्मेसी में जामिया हमदर्द को रैंक 1 मिली है। और लॉ के फील्ड में जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है उसको रैंक 1 मिली है। और चिकित्सा में जो डेंटल वाले में किसको मिली है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु को मिली है। आप इस NIRF रैंकिंग की वीडियो को भी देख सकते हो जाके, 5 से 6 मिनट का ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो आपको क्लियर यहाँ पर समझ आ जाएंगी और डिटेल में अगर आपको देखना है तो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। तो जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFSA, ये किसके लिए है, देश में भूखमरी से निपटाने, भूखमरी खत्म करने के लिए और जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। कौन सा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये इसका पहला संस्करण है। यहाँ पर पहली बार इसकी रिपोर्टिंग दी गई है NFSA की। और किसको कितनी रैंकिंग मिली है, इसका फर्स्ट संस्करण है। यहाँ पर उड़ीसा को रैंक 1 मिली है और उत्तर प्रदेश को रैंक 2 और आंध्र प्रदेश को रैंक 3। बस ये रैंक 3 याद रख लेना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अंतिम 5 में देखा जाए तो गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली ये रहे हैं। तो गोवा की रैंक 20, छत्तीसगढ़ की 19 और दिल्ली की 18 रही है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखना है तो आप यहाँ पर यूपी की भी देख सकते हो, यूपी की क्या रैंक कर रही है। NFSA 2013 की बात की जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कब से प्रभावी हुआ, 5 जुलाई 2013 से। इसका उद्देश्य क्या है, जो इसका उद्देश्य है लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना। इसके तहत क्या है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 किलोग्राम खाद्यान्न मतलब चावल और गेहूं ये सस्ते दामों पर मुहैया कराना। चावल 3 रुपये प्रति किलो और जो गेहूं है 2 रुपये प्रति किलो पर देना। नेक्स्ट टॉपिक है 16वां राष्ट्रपति चुनाव। यहाँ पर संविधान का जो आर्टिकल 62 है इसमें एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद से कार्यकाल उनका समाप्त होने वाला है तो उससे पहले नए राष्ट्रपति की क्या है, नियुक्ति हो जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कौन कौन करता है, जब हमने उपराष्ट्रपति चुनाव पढ़ाया था तो उसमें बताया था उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो मेंबर हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो और इलेक्टेड हो, दोनों वोट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, ओनली इलेक्टेड मेंबर ही वोट देते हैं।
इलेक्टेड मेंबर चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो राज्यों के विधानसभा के हों, जो विधानसभा के होते हैं वो सब वोट देते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर कोई वोट नहीं देते। तो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब एक संक्रमणीय मत दिया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इस बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई हैं और उनके सामने कौन थे? यूपीए के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उनको हराकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं। और डिक्लेरेशन किसने किया है राष्ट्रपति चुनाव की? पीसी मोदी ने, जो कि राज्यसभा के महासचिव हैं। वो एज अ रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने यहाँ पर वर्क किया है। उसमें कौन थे जो उपराष्ट्रपति चुनाव जिन्होंने डिक्लेरेशन कराई थी? उत्पल कुमार थे, जो कि लोकसभा के क्या है? महासचिव है। ये राज्यसभा के हैं पीसी मोदी। और शपथ किसने दिलाई द्रौपदी मुर्मू जी को? वो एनवी रमन्ना ने दिलाई, जो कि सीजीआई थे उस टाइम पर, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शपथ की पूछा जाए तो एनवी रमन्ना ने दिलाई थी। नेक्स्ट टॉपिक है पुल्लमपारा। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। पुल्लमपारा ये कहाँ पर है? ये केरला राज्य में है पुल्लमपारा। और ये क्या है? यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल बन गई है, फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत। नाम याद रखना है ओनली। पुल्लमपारा कहाँ पर है? केरल में। और केरल एकमात्र राज्य बन गया है जहाँ पर क्या है? केरल की अपनी इंटरनेट सुविधा है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। मतलब देश का एकमात्र राज्य है जिसका अपना खुद का इंटरनेट है, केरल राज्य। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है अग्निपथ, एक नई रक्षा भर्ती योजना। अग्निपथ योजना पर काफी बवाल देखने को मिला था। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय जो सरकार है उसने इसको चलाया है। अग्निपथ योजना और अग्निवीर, अग्निवीर उनको बोला जाएगा जो इस अग्निपथ योजना के तहत चुने जाएंगे। युवाओं को अग्निवीर बोला जाएगा और योजना को अग्निपथ बोला जाएगा। इसमें क्या प्रावधान है? इस अग्निपथ योजना में प्रावधान है कि जो युवा हैं 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के, उनको 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और देन इसमें से फिर 25% को नियमित परमानेंट रूप पर ले लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें सेवानिधि मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? 11,71,000 रुपए की, जो 4 साल सेवा करने के बाद उनको ये सेवानिधि मिलेगी। और महिलाओं को यहाँ पर 20% आरक्षण दिया गया, 20% महिलाएं रहेंगी इनमें। और पहली बार जो 28 मार्च 2023 को INS चिल्का उड़ीसा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। ये पॉइंट याद रखने लायक है। तो ये अग्निवीर और अग्निपथ योजना के, अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा। यहाँ पर क्या है? भारत गौरव। इन ट्रेनों को चलाने का उद्देश्य है भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थल है उनको प्रदर्शित करना। ये ट्रेन ऐसी जगह से चलाई जाएगी जो हेरिटेज जगह है भारत की, और हेरिटेज जगह पर ही खत्म होगी और बीच में भी हेरिटेज जगह ही आएंगी। जैसे कि पहली ट्रेन चलाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? कोयम्बटूर से लेकर, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से लेकर शिरडी महाराष्ट्र के बीच में चलाई गई है। इससे क्या है कि जो भारत के इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, लोग, विदेशी लोग उनको देखें ट्रेन के माध्यम से ही। तो ये गौरव भारत योजना किससे रिलेटेड है? पर्यटन से रिलेटेड है। बाकी और योजनाएं जो पर्यटन से रिलेटेड हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना जो कि 2014-15 में चलाई गई थी। प्रसाद योजना एंड देखो अपना देश पहले, ये 2020 में चलाई गई थी। ये टूरिज्म से ही रिलेटेड है सारी योजनाएं। नेक्स्ट टॉपिक है NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको क्या है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जाएगा। किस चीज़ के लिए गिना जाएगा? देखिए, जो भारत NHAI है, NHAI ने जो बिटुमिनस
एसफाल्ट की सड़क है वो बनाई है कितने टाइम में? 105 घंटे में। सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट में कितनी लंबी? 84.40 किलोमीटर लंबी बनाई है। कहाँ पर? NH53। NH53 कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच में इस सड़क का निर्माण कराया गया है। और किसके द्वारा इस परियोजना का कार्यान्वयन? NHAI एवं राजपथ इंफ्राकॉन प्रो लिमिटेड कंपनी पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अगर सड़क की बात की जाए तो भारत का सड़क निर्माण में सेकंड रैंक है और भारत की टोटल सड़कें कितनी है? 63.72 लाख किलोमीटर। तो ये रिकॉर्ड था जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। इस सूचकांक का यह प्रथम संस्करण है, ये इसका चौथा संस्करण है। पहला संस्करण कब आया था इसका? वर्ष 2019 में। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा आया था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो ये इसका चौथा संस्करण है। और किन 5 पैरामीटर पर यह दिया जाता है? वो 5 पैरामीटर हैं: ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, सेकंड कॉम्प्लायंस, थर्ड वन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फोर्थ वन इज फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस एंड फिफ्थ वन इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं, 5 डायमेंशन इसलिए बताएं, 5 पैरामीटर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अलग। बड़े राज्यों में रैंक 1 आई है तमिलनाडु की, सेकंड रैंक गुजरात की, थर्ड रैंक रही है महाराष्ट्र की। छोटे राज्यों में नंबर 1 पर रहा है गोवा, सेकंड पर मणिपुर एंड थर्ड 1 पर सिक्किम। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें नंबर 1 रैंक मिली जम्मू कश्मीर को, सेकंड NCT दिल्ली को और थर्ड 1 इज चंडीगढ़ को। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने क्या है जो वायु खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह नीति चलाई है। और यह नीति कब तक रहेगी? वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व में भारत जो शीर्ष देश है उसमें भारत को शामिल करने के लिए ये चलाया गया है। जिसमें कौन कौन से गेम होंगे? एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग आदि गेम रहने वाले हैं। तो सिर्फ ये याद रखना है 2030 तक का टारगेट है भारत को इसमें शीर्ष जो वायु के खेल हैं उनमें शीर्ष टॉप रैंकिंग में पहुंचाना। कुछ यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग के लिए जाना जाता है, ये पहली महिला के रूप में। देन सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है और बिना किसी ट्रायल के ऐसा करने वाली पहली महिला जंपर है। थर्ड पॉइंट है सुश्री राहेल थॉम्स, ये उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला है और ये राहेल थॉम्स और सुश्री महाजन को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू ड्यूक, ये सिक्किम की राज्य तितली है। यहाँ पर कंपटीशन हुआ था किस किस के बीच में, जो ब्लू ड्यूक है और कृष्णा पीकॉक है, लेकिन बाजी मारी है किसने? ब्लू ड्यूक ने, और ब्लू ड्यूक को किसकी? सिक्किम की राज्य तितली घोषित कर दिया गया है। कुछ और तितली हैं जैसे महाराष्ट्र की ब्लू मोरमोन तितली, तमिलनाडु की तमिल योमेन, उत्तराखंड की कॉमन पीकॉक, कर्नाटक की सह्याद्री बर्डविंग, केरल की मालाबार बैंडेड पीकॉक या बुद्धा म्यूरी बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश की केसर हिंद एंड गोवा की मालाबार ट्री निम्फ, ये नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली हवाई अड्डा, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है जो दोनों से चल रहा है। कोयले का यहाँ कोई उपयोग नहीं होगा, 0% है, ये सिर्फ बिजली बनाई जाएगी जल से और सोलर एनर्जी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। और ये हेल्प करेगा किसमें? नेट जीरो कार्बन एमिशन जो टारगेट रखा है 2030 के लिए, उसमें ये क्या है?
हेल्प करेगा दिल्ली हवाई अड्डा। और दिल्ली का कौन सा हवाई अड्डा है ये पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आजकल, इसका लास्ट टॉपिक है जो राष्ट्रीय हम न्यूज़ करा रहे थे, नामसाई घोषणा पत्र। यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ है 2 राज्यों के बीच में, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के बीच में डिक्लेरेशन हुआ है। यह क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, नामसाई डिक्लेरेशन हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस के लिए है? तो यहाँ पर ये आसाम और जो अरुणाचल प्रदेश है, बॉर्डर को लेकर इनमें लड़ाइयाँ लगी रहती थी, अब ये क्या है सुलझा दी गई हैं। 123 गांवों को लेकर ये विवाद था, जिसमें से 37 गांवों पर विवाद अब खत्म हो गया है। किस किस के बीच में? आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।